ने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया और अभी राजदीप सरदेसाई जी बता रहे थे कि मुझे बिहार के गवर्नेंस पर कुछ कहना है, जिसको उन्होंने बिहार मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहा। हम लोग ये हैसियत नहीं रखते हैं कि हम कोई मॉडल की बात करें। बिहार जैसे पिछड़े और गरीब राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाने की एक विनम्र कोशिश हम लोगों ने की है और हम किसी दूसरे राज्य से अपनी तुलना नहीं कर सकते। हाँ, अपने जैसे पिछड़े और गरीब राज्यों को सामने रखकर और उनके लिए क्या उपयोगी है, हमारे लिए क्या उपयोगी है, इसमें कुछ समानता देखते हैं। अब भारत तो बटा हुआ है, कुछ इलाके 60 साल में बहुत आगे बढ़े हैं और कुछ इलाके जो किसी जमाने में बहुत आगे थे, बहुत पीछे चले गए। और इसके लिए उन राज्यों का या उन इलाकों का कसूर नहीं है। वो जो केंद्र से नीतियां बनती हैं वो जिम्मेवार होती हैं। तो बिहार बहुत पीछे रहा। ये कोई 15 साल का पिछड़ापन नहीं था, ये आजादी के बाद का, आजादी के पहले का भी। तो उस राज्य को पिछड़ेपन के संकट से निकालना एक बड़ी चुनौती थी और हमने लगातार बिहार में लोगों के बीच में जब काम किया तो महसूस किया कि बिहार के लिए क्या किया जाना चाहिए। हमने अपनी खासियत को भी देखा, अपनी कमजोरी को भी देखा। हमारी आबादी ज्यादा है, आबादी का घनत्व आज सर्वाधिक है बिहार में, देश के अंदर। पॉवर्टी सबसे ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम को देखें तो उस मामले में हम सबसे नीचे हैं और इतना नीचे हैं कि हमसे जो ऊपर है उससे भी बड़ा फासला उसके बीच में। हर क्षेत्र में, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, हर मामले में हम पीछे थे। ये वही बिहार है जो आज जो हम भारत जिसको देखते हैं उससे भी बड़े भूभाग का केंद्र था, सत्ता का केंद्र, ज्ञान का केंद्र, सब कुछ था, लेकिन वो पिछड़ता चला गया। तो जब हम लोगों के बीच जाते थे, लोगों से हम बातचीत करते थे, तो उस समय से ही हमको लगा कि बिहार के ग्रोथ के लिए ये जरूरी है कि लोगों का विकास हो। और इसलिए हमने कहा कि ग्रोथ विथ जस्टिस, न्याय के साथ विकास। तो अगर बिहार के काम को किसी मॉडल के रूप में आप प्रस्तुत करना चाहें तो आप कह सकते हैं एक वाक्य में कि हमारा रास्ता ग्रोथ विथ जस्टिस है, न्याय के साथ विकास है। और यह समावेशी है, इंक्लूसिव है। इसमें हम लोगों ने सबों को भागीदार बनाया है। जो बिहार की संभावनाएं हैं उसको हम लोगों ने पहचानने की कोशिश की। तो इसी सिलसिले में मैंने जिसका जिक्र किया कि हमारी क्या खासियत हो सकती है, हमारा क्या स्ट्रेंथ हो सकता है, तो हमारे लोग बहुत ही मेहनती लोग हैं। देश के दूसरे हिस्सों में जाकर वहां दौलत पैदा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां के विकास में योगदान दे रहे हैं। और दूसरी तरफ
बहुत ही इंटेलिजेंट यानी मेधावी युवा वर्ग, बिहार में भले ही इंस्टीट्यूशंस की कमी हो, लेकिन अगर आप देश में देखें तो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जेएनयू से लेकर आईआईटीज में जाइए, किसी भी संस्थान में आप जाइए, तो आप पाएंगे कि बिहार के लोग बड़ी संख्या में वहां पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा है कि अगर एडमिशन के लिए कोई एग्जामिनेशन हो, टेस्ट हो, तो उसमें भी बिहार के यूथ सबसे अधिक संख्या में compete करते हैं। या फिर किसी प्रकार की नौकरी हो, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली परीक्षाएं हों, आईएएस हो, आईपीएस हो, या फिर रेलवे के द्वारा आयोजित परीक्षाएं हो, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। आप किसी परीक्षा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट देख लीजिए, आपको सबसे अधिक संख्या में या बहुत अधिक संख्या में बिहार के लोग compete करते हैं। तो यहां इतनी मेधा है, मेहनती लोग हैं, मेधावी युवा पीढ़ी है, तो ये हमारी खासियत है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिर हमारा फर्टाइल लैंड, उपजाऊ जमीन है। बाढ़ के बावजूद लगातार फ्लड्स आते हैं या ड्राउट एक लगा रहता है, उसका सिलसिला। इस साल हम ड्राउट की स्थिति से जूझ रहे हैं, कभी फ्लड से भारी तबाही होती है। इन सब चीजों के बावजूद एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी संभावना है। और तीसरी चीज है हमारा हेरिटेज, जो बिहार में है वो कहीं नहीं है। आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले के इतिहास के बारे में अगर कोई सोचता है, कोई हिंदुस्तानी, तो उसको पाटलिपुत्र, राजगीर, ज्ञान के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो ये सब तो हमारे पास हेरिटेज है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही हम लोगों ने विकास की अपनी रणनीति बनाई। और जो पिछले कुछ समय से एक स्थिति आ गई थी कि स्टेट एक तरह से विलुप्त हो रहा था, स्टेट की अथॉरिटी नहीं थी, तो हम लोगों ने क्या किया? जब काम करने का लोगों ने मौका दिया, हम लोगों के ऊपर विश्वास जताया, तो सबसे पहले हमने स्टेट की अथॉरिटी रिस्टोर की। और हम ज्यादा लोगों के बीच में नहीं बोलते थे, हमने कहा था लोगों को कि कानून का राज कायम करेंगे और न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे, यानी सबको साथ लेकर चलेंगे। तो हम लोगों ने वही किया है। अगर इसको मॉडल के तौर पर देखना चाहते हैं तो यही हमारा मॉडल है। और बिहार में जिसका जिक्र आपने भी किया, लॉलेसनेस था, अराजक स्थिति थी, लोग डरे सहमे रहते थे। शाम तक अगर घर से गया हुआ कोई परिवार का सदस्य शाम तक नहीं लौटा घर में, तो पूरे घर में चिंता हो जाती थी। आज किसी के ध्यान में यह बात नहीं रहती है कि घर का कौन आदमी बाहर गया है और वो कब लौट रहा है, कब घर से निकलना है। अगर जरूरत पड़ी तो देर शाम में और रात में भी लोग बाहर जाते हैं और किसी प्रकार का डर नहीं है, लोगों के मन से डर निकल गया, रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश किया गया और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ। यूनिफॉर्मली कानून ने अपना काम किया है। इतने लोगों को कोर्ट्स ने सजा दी है, प्रोसिक्यूशन ने अपना काम किया, पुलिस ने अपना काम किया। कोई रातों रात पुलिस नहीं बदल गई, लेकिन उनके जो अधिकार थे, उनका जो काम था, उस हिसाब से उनको काम करने दिया गया और उनको प्रेरित किया गया कि करो। आर्म्स एक्ट से कन्विक्शन शुरू हुआ और अब तक 83,000 से ज्यादा कन्विक्शन हो चुके। तो पता चला है कानून का राज कायम हुआ। पहले लोग गुंडों से डरते थे, अपराधियों से डरते थे,
आज अपराधी कानून से डरते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात हुई है बिहार में, और स्टेट की अथॉरिटी रिवाइव कर सकी। तो यहां से शुरू करके हम लोगों ने दोनों क्षेत्र में काम किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम हर चीज में पीछे थे, और दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट पर काम किया। आप ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स को देखिएगा तो दंग रहिएगा। हम लोगों की जब सरकार बनी थी तो 12.8% बच्चे स्कूलों के बाहर रह रहे थे, और 5-6 साल में वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की संख्या घटकर 3% हुई। अब हम क्वालिटी पर जोर दे रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। आपने इसी बीच में मिड डे मील की चर्चा की। वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, और इससे हम सब दुखी हैं और चिंतित हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन घटी है। पुलिस को वक्त मिलना चाहिए, उसके तह तक पहुंचेंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें वो एक अलग विषय है। लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं होती रहती हैं, उसको गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए और उसके तह तक जाना चाहिए, लॉजिकल एंड तक उसको पहुंचाना चाहिए। एक तो उसके लिए सुधार का काम करना चाहिए कि कहीं कोई कमी है तो उसको सुधारा जाए, और कहीं कोई बदमाशी है तो वैसे लोगों को पकड़कर कानून के कटघरे पर खड़ा किया जाए। और इस तरह से हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन 12.8% आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे, वो संख्या घटकर 3% हुई। पब्लिक हेल्थ सिस्टम की क्या स्थिति थी? एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमने सर्वे कराया 2006 के फरवरी में, तो पता चला कि ऑन एन एवरेज एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक महीने में, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, एक महीने में 39 पेशेंट्स जा रहे हैं। यानी किसी दिन एक, किसी दिन 2 पेशेंट जा रहे थे प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यानी वो लगभग 3 लाख की आबादी पर वो होता है। तो ऐसा तो नहीं था कि लोग बीमार नहीं पड़ते थे, जाते नहीं थे, डिसफंक्शनल हो चुका था। हम लोगों ने 24/7 प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक ये इंतजाम किया कि डॉक्टर्स हो, पैरामेडिक स्टाफ हो, और हमने एक नई स्कीम शुरू की कि फ्री मेडिसिन वहां दिया जाएगा ट्रीटमेंट में, जो जरूरी दवाएं, और जेनरिक मेडिसिन देना शुरू किया। तो उसका नतीजा है कि एक साल के अंदर वो फिगर लगभग 2,500 से 3,000 हो गया ऑन एन एवरेज पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और आज तो वो 8,000 9,000 है। कहीं कहीं तो हम अभी भी उस फिगर को मॉनिटर करते हैं। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरफ लोग आने लगे। तो हमने 2 एग्जाम्पल आपको दिया है। पहले पता नहीं चलता था कि गांव का स्कूल किधर है। आप कम से कम अब हमारे गांव में जाइएगा तो सबसे पहले आपकी नजर पड़ जाएगी, और वो डिस्टिंक्ट है कि ये स्कूल बिल्डिंग है। तो ये चीजें शुरू हुई है, लोगों का ध्यान गया, बच्चे गए। फिर हमने देखा कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां कम जा रही हैं स्कूलों में, और उसका कारण क्या था? उसका कारण गरीबी थी। इवन अपर प्राइमरी स्कूल में, हम लोग उसको मिडिल स्कूल अपने यहां बोलते हैं, यानी क्लास 6 टू क्लास 8, लड़कियां कम जाती थी। और गरीबी के कारण मां बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि अपनी लड़कियों के लिए ठीक ढंग का कपड़ा का इंतजाम कर सकें, क्योंकि क्लास 6 में पहुंचते पहुंचते लड़कियों के लिए ठीक ठाक सम्मानजनक रूप से रहने के लिए उसके लिए कपड़ों की जरूरत थी, वो नहीं था। इसलिए हमने 2007 में शुरू किया लड़कियों के लिए पोशाक योजना, बालिका पोशाक योजना, और उसका इतना इंपैक्ट पड़ा, लड़कियों का अटेंडेंस बढ़ गया। फिर हमने देखा कि सिर्फ ये मिडिल स्कूल तक पढ़ेंगी तो कोई काम चलेगा नहीं, सेकेंडरी पढ़ना चाहिए, हायर सेकेंडरी पढ़ना चाहिए। तो क्लास 9 में जाने वाली हर लड़की के लिए हमने साइकिल योजना की शुरुआत की। मुझे आज भी याद है जब इस योजना की हमने शुरुआत की तो उस समय हमने इसका स्टेटिस्टिक्स लिया तो पता चला कि 1,70,000 लड़कियां क्लास 9 में थी मात्र। और ये साइकिल स्कीम, पैसा दिया हमने, हमारे पास प्रस्ताव आया कि ठीक है इसका टेंडर करके हम साइकिल खरीद कर देंगे, उसमें बिहार गवर्नमेंट लिखा हुआ रहेगा, एक लोगो होगा। हमने कहा कि नहीं, ये अगर हम साइकिल खरीदेंगे
तो पता नहीं सब स्टैंडर्ड साइकिल सप्लाई हो जाए, और हम जब लोगों के बीच में जाएंगे तो साइकिल तब तक टूट जाएंगे। सबसे पहले स्पोक टूटना शुरू होगा और बच्चियां मेरे सामने आएगी कि मेरा साइकिल तो टूट गया। के गांव को ऑल वेदर रोड से जोड़ेंगे, पक्की सड़क से जोड़ेंगे, और ये काम हम लोग कर रहे हैं। पहले न के बराबर सड़कें बनती थी, अब खूब सड़कें बन रही है। जहां जाइए, हमने एक बार कहा कि भाई कितने रोड रोलर्स काम कर रहे हैं, देखिए कितनी सड़कें बन रही है। जहां जाइए वहां काम हो रहा, मुख्य सड़कों पर भी काम हो रहा है और अंदर की सड़कों पर भी काम हो रहा है। हम लोगों ने तो सड़कों पर इतना ध्यान दिया कि जो केंद्र सरकार की सड़कें थी, नेशनल हाईवे, सिंघवी साहब तवज्जो देना चाहेंगे, उसको भी दुरुस्त करने के लिए हमने गरीब राज्य के खजाने से 1000 करोड़ रुपया लगाया। वो भी हमारा अटका हुआ है। अभी पिछले प्रोग्राम में आप लोग बार बार कह रहे थे बिहार को कुछ दिया, बिहार को कुछ मिला नहीं है, गलतफहमी है। कुछ मिला होता तो बात भी समझ में आती, कुछ मिला नहीं है और यो हवा बन गई। आप बोल रहे थे सेल करना नहीं जानते, ये तो सेल करने में इतना माहिर हैं कि बिना दिए कह देते हैं कि दे दिया। दिनेश भाई भी मान रहे हैं दे दिया। पता नहीं गुजराल साहब को तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन सबों को लगता है कुछ नहीं मिला है। बिहार को अगर स्पेशल असिस्टेंस मिल रहा है तो कानून के कारण मिल रहा है। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ही प्रोविजन है। जब झारखंड अलग हो रहा था तो उस एक्ट में प्रोविजन है कि बिहार को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की सदारत में एक कमेटी काम करेगी और वो ये तय करेगी कि बिहार के नुकसान की भरपाई के लिए आगे क्या करना है। और वहीं से 2002 से सिलसिला शुरू हुआ आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स के लिए। प्लानिंग कमीशन वो पैसा रिलीज करती है और वो हम लोगों को मिल रहा है। वही 11th प्लान में जारी रहा, वही 12th प्लान में जारी, लेकिन हल्ला हो गया कि हम लोगों को कुछ मिल गया, बिना मिले मिल गया। अरे देना ही है तो और कुछ मत दीजिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दीजिए, हमारी जो कमी है वो पूरा हो जाएगी। हम एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, कर लेंगे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या करेंगे। माइंस मिनरल्स वाले इलाके तो गए झारखंड में, लेकिन हमें उसका अफसोस नहीं है। खान खदान भले झारखंड में, लेकिन विरासत हमारे पास है। बोध गया हमारे पास है, नालंदा हमारे पास है, वैशाली हमारे पास है, विक्रमशिला हमारे पास है। बहुत बड़ी विरासत है, हम सजा लेंगे अपने बिहार को। लेकिन इंडस्ट्री तो तब आएगा जब उसको कोई इंसेंटिव हो। तो इसलिए तो हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करते हैं। देना है तो वही दे दीजिए, इसमें कोई बहुत पैसा नहीं लगेगा, पॉलिसी का सपोर्ट जरूर हो जाएगा। तो पॉलिसी का सपोर्ट चाहिए, वो मिला नहीं। लोग समझ रहे हैं मिल गया, आप लोग भी जरा अपने मन से निकाल दीजिएगा, कुछ मिला नहीं। क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम एहसानमंद लोग हैं। अगर कुछ दीजिएगा तो जितना दीजिएगा उससे ज्यादा कहेंगे कि हमको मिला। जब दे दीजिएगा तो हम जरूर अपना एहसान जतलाएंगे। अभी दिया नहीं है, इसलिए नाहक हम एहसान लेने को तैयार नहीं। तो बिहार मॉडल में ये चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, सड़कों पर, और अब सड़कों के साथ बिजली पर ध्यान दे रहे हैं। बिजली की क्या स्थिति है बिहार की? पर यूनिट, जब हम लोगों की सरकार बनी थी उस समय था पर कैपिटा 72 यूनिट्स। आप कल्पना करेंगे, और देश का उस समय था लगभग 683। आज बढ़कर वो 122 यूनिट हुआ हमारे स्टेट में, और कंट्री एज ए होल का लगभग 800 यूनिट वो के करीब पहुंच गया। एनर्जी अवेलेबिलिटी, हम पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, उसके कोल लिंकेज के लिए तो 5 साल सिंघवी साहब
हम दरवाजे पर दस्तक देते रहे बिना दिए हल्ला। बड़ी मुश्किल से कोल लिंकेज, वो भी टेपरिंग कोल लिंकेज मिला है। उर्मा पोहाड़ी कोल 62% झारखंड को, 38% बिहार को। इंजन वो है, डिब्बा हम हैं। 38% वाले तो उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू करेंगे नहीं। तो इसलिए एनर्जी के मामले में अब हम लोगों ने किया, और हर चीज पर, चाहे वो जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, सब ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, नेटवर्क, इन सब चीजों पर एक साथ हम काम कर रहे हैं। और ये जो स्पेशल असिस्टेंस का पैसा है, ये स्पेशल असिस्टेंस का पैसा इस बार थोड़ा सा रोड सेक्टर में, और मेजर हिस्सा उसको हमने लगाया है सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में, कि अगर हम बिजली ले भी आए कहीं से, अपना जनरेशन भी शुरू हो जाए, तो उस बिजली को लोगों के घर तक पहुंचाएंगे कैसे अगर नेटवर्क नहीं होगा। आज उस नेटवर्क में सुधार हो रहा है, और मुश्किल से 700 मेगावाट बिहार में कंजम्पशन संभव था। आज की तारीख में 2000 मेगावाट अब मिल रहा है। साल के आखिर तक जाते जाते 2500 मेगावाट होगा, और 2015 तक 5000 मेगावाट से ज्यादा हम उपलब्ध कराएंगे। तो एनर्जी के सेक्टर में भी सुधार हो रहा है, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी तरफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और ग्रोथ प्रोसेस में सबको भागीदार बनाना, और खास करके जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको भागीदार बनाना। वीमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को आधी भागीदारी, 50% भागीदारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में और अर्बन लोकल बॉडीज में प्रदान करने वाला पहला राज्य बिहार है। 2006 में मिला, शुरू किया हम लोगों ने, और दूसरा इलेक्शन भी हो चुका है। 50% तो रिजर्वेशन दिया, महिलाएं चुन कर आई हैं 50% से भी ज्यादा। तो वीमेन एम्पावरमेंट। फिर जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ, उसमें 50% रिजर्वेशन हमने महिलाओं को दिया। और अभी हमने डिसाइड कर लिया है कि पुलिस फोर्स में दोनों जो एंट्री लेवल है, चाहे वो कांस्टेबलरी हो या सब इंस्पेक्टर का लेवल हो, दोनों में 8-9 से फिर नीचे चला आया। इसका कारण क्या है? बहुत सारे अर्थशास्त्री उसका दूसरा विश्लेषण करेंगे, हमारे एनके सिंह जी भी और विश्लेषण करेंगे। लेकिन मूल कारण मेरी समझ से है कि भारत का ग्रोथ रेट भारत के चंद विकसित राज्यों के ग्रोथ रेट पर निर्भर है। समावेशी विकास की बात जरूर की जा रही है, लेकिन समावेशन हुआ नहीं है, इंक्लूजन हुआ नहीं है। बात तो दो प्लान से कर रहे हैं। पिछली बार समावेशी कहा, इस बार तीव्र समावेशी कहा, लेकिन वो तीव्रता दिख नहीं रही है। अभी भी आप डिपेंडेंट हैं। अब बिहार का पॉपुलेशन कितना है? 8.2% कंट्री के पॉपुलेशन का, लेकिन हमारा जो कंट्री का नेशनल जीडीपी है, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? 2.9%। हम तो 10% कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कम से कम आबादी के अनुपात में तो जरूर करना चाहते हैं। और जिस दिन हर राज्य अपनी आबादी के अनुपात में कंट्रीब्यूट कर देगा, जो राज्य आज पिछड़े हैं, तो आपका ग्रोथ रेट कितना आगे जाएगा, इसकी कल्पना है। यह बात हमने कही है कि इंक्लूजन का क्या मतलब है, और इसी के लिए हम चाहते हैं कि हमारे जो गैप्स हैं उसको भरे। हमारे भी इंडस्ट्री होनी चाहिए। इंडस्ट्री आएगी कहां से? स्पेशल स्टेटस दीजिएगा, इंसेंटिव मिलेगा, इंडस्ट्री आएगी। दूसरा, केंद्र सरकार की एक पॉलिसी होती है जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे थे, हम गौर से सुन रहे थे। बुनियादी बात क्या है? केंद्र सरकार स्कीम बनाती है और कहती है राज्यों को कि लो, टेक इट और लीव इट। अगर लेना है तो तुमको 25% लगाना होगा, 50% लगाना होगा, 35% लगाना होगा। अब कोई राज्य सोचेगा कि भाई स्कीम को हम छोड़े कैसे?
तो उसको अपने रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा निकाल देना पड़ता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए। तो हमारे लिए एल्बो रूम कितना बचता है अपनी योजनाओं के लिए? हमारे पास कुछ पैसा था तो साइकिल स्कीम बनाया हमने, हमारे पास पैसा होगा तो इसी तरह का इनोवेशन और करेंगे और ग्रोथ ज्यादा होगा, विकास ज्यादा होगा। तो ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, इनकी संख्या तो बिल्कुल नगण्य होनी चाहिए, इक्का दुक्का कार्यक्रम हो जाए। लेकिन भर बात में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, क्या राज्यों में संवैधानिक सरकारें नहीं है क्या? राज्य के विकास की जिम्मेवारी राज्य पर नहीं छोड़ेंगे क्या? ये कौन सी मानसिकता है कि केंद्र में हम बैठ गए तो हम ही समझदार हैं और राज्य के लोग ना समझें? आज तो राज्यों ने अपना काम करके बता दिया। दुनिया में मेल्ट डाउन हो रहा था और कुछ राज्य में उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था, तो इसका भी श्रेय देंगे या नहीं देंगे? राज्य अगर स्टेबल होंगे, राज्य अगर मजबूत बुनियाद पर खड़े होंगे, राज्य अपने हिसाब से अगर चलकर अपनी जरूरतों का आकलन करके अपने लिए योजनाएं बनाएंगे, तो योजना ऐसे ही बनेगी, पैसे से बनेगी ना। फाइनेंस कमीशन का डिवोल्यूशन होता है, क्या होता है? पहले केंद्र की जरूरत को निकाल लिया जाता है, तब राज्यों के बीच में फॉर्मूला बनाते हैं। भाई इतना ज्यादा केंद्र की क्या जरूरत है? राज्य का विकास होगा तो केंद्र का विकास नहीं हुआ क्या? भाई राज्यों को विकसित होने दीजिए, राज्य विकसित होंगे तो देश विकसित होगा। कुछ राज्य अगर विकसित हो जाएंगे तो उससे देश विकसित नहीं होगा। देश के अंदर अंदर अशांति फैल रही है, ये सारी समस्याएं उसकी उपज है। इसलिए आपने जो कहा है समावेशी विकास, उस पर अमल कीजिए, राज्यों को हक दीजिए, राज्यों को काम कर रहे हैं उनको मौका दीजिए, और जो राज्य परफॉर्म कर रहे हैं उनको आज की तारीख में मौका दीजिए। अभी वो वक्त है, जब आप मौका दीजिएगा तो आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो प्रयास है, हमारा जो रास्ता है, और हम अपने और अपने जैसे पिछड़े राज्यों की हिमायत करते हैं कि उनके लिए होना चाहिए। अब बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती हैं, जिसका हमने जिक्र किया, मिला नहीं, लेकिन बंगाल और उड़ीसा में तो लगता है कि सचमुच मिल गया। तो कुछ नहीं मिला, न बंगाल को मिला है, न उड़ीसा को मिला है, न बिहार को मिला है। वक्त है कि हम सब मिलकर एक साथ लगें और कहें कि हमें ये चाहिए, इनको ये चाहिए, हम एक दूसरे का समर्थन करें। लेकिन अभी एक पूरी राजनीति में अविश्वास का माहौल है, एक चारों तरफ अविश्वास का माहौल है। तो इस अविश्वास के माहौल को खत्म करना होगा और इसके लिए बेहतर डायलॉग करना पड़ेगा, असली डायलॉग करना पड़ेगा।